वेलकम बैक। मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल जारी है और मुल्क भर के दरियाओं के जो सैलाबी रेले हैं उनका रुख अब दरिया सिंध की तरफ हो चुका। उसमें शामिल होने के बाद वो सिंध में पहुंच रहे हैं। क्या सूरत हाल आगे देखी जा रही है और उन सब से बढ़ के ये कि हमने इस तमाम तबाही से सबक क्या सीखा, आगे किस तरह की पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, इन चीज़ों का जायज़ा लेंगे। वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हसन अब्बास। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त आपकी रीडिंग कह रही है ये जो सैलाबी रेले और बारिशें हैं, अब ये पानी जो है समंदर में जाएगा सिंध से होता हुआ, तो क्या इस वक्त मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं वाटर मैनेजमेंट के हवाले से? जी बेसिकली ये रेला अब सिंध में एंटर हो रहा है, जो पंजाब में डेवलप हुआ था मुख्तलिफ जगहों पे। और अब ये दरिया सिंध की तरफ पहुंच चुका है और गुद्दू बैराज से भी इसने एंटर होना है सिंध में, या इस वक्त हो रहा होगा। और 2 से 3 दिन में इसने सखर बैराज से गुजरना है, फिर कोटरी से, और उसके बाद में ये इंडस डेल्टा में जाके तो समुद्र के साथ इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, तो अब इसकी ये जो बात की जा रही है कि सिंध में आते आते इसका जोर टूट गया है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी जरा बताइएगा। जी देखिए, जोर तो जरूर टूटता है जब ऊपर जब वेव बनती है ना। तो इसको आप यूं समझें कि ये एक इस तरह की वेव है, इस तरह की। हाँ ये तो जैसे जैसे वो उसका टाइम बढ़ता है तो वो वेव नीचे से बड़ी होती जाती है, ऊपर से छोटी होती जाती है। हाँ तो हाँ। पानी का वॉल्यूम इतना कम नहीं होता, उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है और उसकी पीक कम हो जाती है। और ओके। टिपिकल इस चीज़ को पीक एटेन्युएशन कहते हैं। तो अगर ये वेव जो है फर्ज करें ये चनाब सॉरी ये पंजनत पे से जो है वो से के 2 दिन में गुजरी है, तो हो सकता है गुद्दू से ये उतना ही पानी जो है वो 3 दिन में गुजरे। और अगर से पंजनत से ये 9 लाख का रेला गुजरा है या 8 लाख का रेला गुजरा है, तो ये गुद्दू से गुजरते हुए वो रेला जो है वो 9 लाख के बजाय जो है वो हो सकता है 7 लाख रहे। लेकिन जिस वक्त ये गुद्दू पे पहुंचते तो सिर्फ पानीनत का रेला नहीं है, बल्कि दूसरा जो दरिया सिंध का अपना फ्लो है हम्म जो क्रिकू बैराज से आ रहा है वो भी इसमें शामिल होगा, हम्म। जिसकी वजह से ये वेव ज़्यादा हो सकती है। और इसके ऊपर हुकूमत सिंध ने बाकायदा अपनी इन्वेस्टिगेशन की हुई है। साइंटिस्ट, इंजीनियर, इरिगेशन इंजीनियर सारे उधर काम कर रहे हैं। और ये बैराज बहुत पुराने बने हुए हैं, हमें इनके डायनामिक्स का पता है। तो इस वक्त जो एस्टिमेटेड है वो तकरीबन कोई 9 के लगभग जो है वो सिंध में किया जा रहा है इसको एस्टिमेट, कि गुद्दू से मैक्सिमम इतना गुजरेगा। गुद्दू की कैपेसिटी जो है वो 12 लाख तक है। हाँ। और उम्मीद ये की जा रही है कि किसी किस्म की बंद ब्रीचिंग की जो बात जिस तरह से पंजाब में एक दो जगह पे बंद को ब्रीच करना पड़ा सैलाब को निकालने के लिए, स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, उस तरह की नौबत जो है वो सिंध में नहीं आएगी। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि वेव थोड़ी बहुत एटेन्यूएट हो गई है। दूसरा, दरिया सिंध जो है इस जगह पे बहुत ज़्यादा फैल जाता है और काफ़ी बड़ा है। हम्म। और कच्चे के इलाके में बहरहाल ये मुकम्मल तौर पे फैलेगा। और क्योंकि वार्निंग सिंध को काफ़ी दिन के एडवांस नोटिस के साथ मिल चुकी थी, हम्म। तो हुकूमत सिंध ने इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है। और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त जो सिंध के इरिगेशन के मिनिस्टर्स हैं और उनकी जो टीम है जिसमें सेक्रेटरी इरिगेशन वगैरह शामिल हैं, वो इस वक्त इन्हीं जो बैराज हैं इनके ऊपर इस वक्त एज वी स्पीक वो मौजूद हैं। और ठीक। एक अच्छा चीज़ सर, डॉक्टर साहब, मॉनिटर एक एक चीज़ जो इसका तस्करा इंतहाई ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि 7 से 10 ये जो सितंबर है इसमें शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है सिंध के हवाले से, तो फिर क्या होगा? वो फैक्टर इन अगर करते हैं बारिशों का, तब क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए 7-8 तारीख तक जो है वो ये जो बारिशों की पेशगोई की गई है, इसका डेफिनेटली इसमें इसका भी पानी जो है वो फ्लो करके दरिया सिंध की तरफ जाता है। लेकिन अगर सिंध के बीच में बारिशें होती हैं तो मसलन अगर ये इधर थरपारकर की तरफ बारिशें होती हैं या बदीन में बारिशें होती हैं या इवन सांगड़ में बारिशें होती हैं, तो उनका वो जो ड्रेनेज बेसन है हाँ वो ओल्ड हाकड़ा रिवर है, जो कि हमने पंक्चर करके उसके बीच से नारा केनाल बना के तो अपने इरिगेशन सिस्टम के साथ उसको मिला दिया हुआ है। हाँ। लेकिन वो स्लोप्स और वो जगह जो हैं वो पानी के गुजरने के रास्ते वो उस तरफ है, और उनका पानी दरियाए सिंध के बीच में नहीं आएगा बल्कि अपने जो पुराने नेचुरल रास्ते हैं
उनसे होता हुआ ये बदीन की तरफ निकलेगा। तो वो दरिया सिंध में उसका बहुत कम पार्ट है जो शामिल होगा। ठीक है। दरिया सिंध अच्छा, में वो अब ये भी कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत जो है उसका थोड़ा बेहतर तजर्बा है, एक्सपीरियंस है फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उससे मुझे तासुर ये मिल रहा है कि सिंध में ज़मीन इतनी वसी है कि वो पंजाब वाली सूरत हाल उस तरह से नहीं होगी इंशाल्लाह, और यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। तो इसमें गवर्नेंस का भी मामला आता है और फिर ज़ाहिर है कि एक नेचुरल वे है, वो भी चीज़ आ जाती है। जी, ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वहाँ का लैंडस्केप भी थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा फ्लैट है। हाँ। इसमें अगर बारिशें आपकी ज़्यादा होती है ना वेस्टर्न साइड के ऊपर, यानी दरिया सिंध के मगरिब में अगर बारिशें होती है तो वहाँ से फ्लैश फ्लडिंग होती है, जिस तरह की 2022 में हुई थी। तो हाँ। हाँ। वो पानी जो है वो दरिया सिंध में डेफिनेटली दाखिल होता है। अब हमने ये देखना होगा कि ये जो बारिशों का स्पेल है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे होती है। तो ठीक। वेस्टर्न साइड का पानी ज़्यादातर इसी मेन रेले के साथ शामिल होगा, और लेकिन जो ईस्टर्न साइड की बारिशें हैं उनका पानी बहुत ज़्यादा इस रेले में शामिल नहीं होगा। अच्छा, जी एक एक चीज और भी कही जा रही है चैनल्स पे और मीडिया में, बड़ा तवातुर के साथ जो है वो तस्करा हो रहा है कि जनाब भारत जो है वो आबी वॉरियर कर रहा है और आपके पानी जो है उसको बतौर एक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे के मामलात हैं, हम उसको भी अंडर द कारपेट डाल रहे हैं, हम अपनी भी जो कोताहियाँ हैं वो दुश्मन के खाते में डाल रहे हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं जी, ये इस बात को मैं मुकम्मल तौर पे आबी जहालत करार दूंगा। ये कोई आबी जारियत नहीं है, आबी जहालत है। और इसका ये दोनों मुल्कों में है, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में है। और ये बड़े एक प्लान परसेप्शन मैनेजमेंट के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के बाद ये जहालत क्रिएट की गई थी पूरे मुल्क में, और दोनों मुल्कों में। हाँ। और इंडिया को ये यकीन दिलाया गया था कि वो जब चाहे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है पानी छोड़ के। और पाकिस्तान को ये बताया गया था कि इंडिया पानी छोड़ देगा, इंडिया पानी रोक लेगा। ना इंडिया पानी छोड़ सकता है, ना इंडिया पानी रोक सकता है। रोकने की हद तक वो नॉर्मल जो फ्लोज होते हैं सिर्फ ईस्टर्न रिवर्स के, उस पे हमने इंडस वाटर ट्रीटी में उनको स्ट्रक्चर्स बनाने की इजाज़त दे की थी, जो उन्होंने बना रखे हैं। और जो नॉर्मल फ्लो होता है उसमें ये जो मशरकी दरियाएं रावी, सतलुज और ब्यास, इनका पानी पाकिस्तान में बहुत कम आता है। लेकिन अच्छा। जूं ही इंजीनियरिंग कैपेसिटी जो है उन स्ट्रक्चर्स की एक्सीड होती है, पीछे पानी कुदरत ज़्यादा भेज देती है, तो उस पानी के पास और कोई रास्ता नहीं है भारत में जाने का। उन्हें कुदरती रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान में आना होता है। भारत चाहे या ना चाहे दोनों सूरत में वो पानी पाकिस्तान ही आता है। अब ये है कि वो अगर वो इंडिया वाले ये कहें कि जी ये हम कर रहे हैं और हम बड़े वो पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। और अगर पाकिस्तानी कहें कि ये इंडियंस ने पानी छोड़ दिया है, तो ये भी गलत है। पानी का कुदरती रास्ता है, जो बारिशें इंडिया में होती हैं इन दरियाओं के कैचमेंट्स में, उनका रास्ता पाकिस्तान से होते हुए गुजरता है। ये इंडस बेसिन का रास्ता है, ये हाँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रास्ता नहीं है। आपने डॉक्टर साहब, आपने कुदरती गुजरगाह की बात की और इस आबी गुजरगाह के ऊपर जो इंक्रोचमेंट की हुई है, तो हमने 2010-11 का सुपर फ्लड हो या फिर 2022-23 का जो फ्लड आया उसके बाद हमने कुछ सीखा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरीके से सोसाइटीज़ वगैरह बनी हैं तो यहाँ पे कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वगैरह चली हो, चाहे वो नॉर्दर्न एरिया में चली हो या फिर और डाउन स्ट्रीम में। देखिए, ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस वक्त आप डैम्स बना देते हैं ना बड़े बड़े, हम्म। अब इस वक्त इन तमाम दरियाओं के ऊपर बड़े डैम बने हुए हैं। इंडस पे भी है, झेलम पे भी है, चनाब पे भी डैम बने हुए हैं। वो इतने बड़े नहीं हैं लेकिन बहरहाल बने हुए हैं। उसके बाद में रावी, सतलुज और ब्यास के ऊपर बड़े डैम बने हुए हैं। अब ये जितने बड़े डैम होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे सैलाब जो होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, हाँ। और दरिया सुकड़ जाते हैं और नाली की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं किसी हद तक। हाँ। हाँ। और जो लोग होते हैं, क्योंकि ये बड़े सैलाब जो हैं वो 10 साल 20 साल बाद आते हैं, तो लोग जब देखते हैं कि दरिया तो आता ही नहीं है 10 साल 20 साल, अब पंजाब में 40 साल के बाद इस तरह के फ्लड्स आए, हाँ। तो लोगों को यकीन आ जाता है कि बस डैम ने सैलाब रोक लिए, हाँ। ज़मीन खाली हो गई। और फिर वो एनकरेज होते हैं कि यार ये जगह खाली पड़ी हुई है, मैं क्यों ना उस जगह के ऊपर जाके घर बनाऊं। और फिर करते करते वो घर बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि सोसाइटियाँ बन जाती हैं, बड़े बड़े शहर आबाद करने के जो है वो मंसूबे बनने शुरू हो रहे हैं की खाली ज़मीन में। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो बड़ा सैलाब है वो कभी ना कभी आएगा। और फिर अभी तो यही हुआ है कि पंजाब में मसलन
सर इन 40 अदर साल सर के बाद सर बड़ा फ्लड आ गया है। इन अदर वर्ड्स ये तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया डैम्स बनाने का टेक्निकली। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, और ये सोशल इम्पैक्ट है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, क्योंकि सोशल जो आपकी है वो सिस्टम्स उनको इकोनॉमी ड्राइव करती है। उन दरियाओं की जगहों पे जाके घर बनाना, उनमें रहना, उनमें खेती बाड़ी करना, उनमें अपने कारोबार करना हाँ लोगों को इकोनॉमिक फायदा देता है। और इकोनॉमिक हो रहा हो तो उसको रोका नहीं जा सकता। आप एक तरफ से रोकेंगे, लोग दूसरी तरफ से आ जाएंगे, ठीक। रिश्वतें देंगे और इस तरह की जो है ना कार्रवाइयां करके तो वो उस जगह पे कब्जा करने की तो कोशिश करेंगे। सर ये पानी जब उतर जाएगा तो लास्ट में पूछना चाहूंगा करेक्टिव मेजर क्या होना चाहिए, कौन सी वॉर फुटिंग के ऊपर क्या इकदाम होना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, वॉर फुटिंग पे जो पहला इकदाम है वो तो ये होना चाहिए कि आपको फ्लड हैजर्ड जोन्स की प्रॉपर जो है ना वो डिमार्केशन कर देनी चाहिए कि फ्लड हैजर्ड जोन्स आपके कौन कौन से हैं। हम्म। और उसमें जोन्स की कैटेगरीज होती हैं, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स में बनती हैं। हम्म। किसी में हाई हैजर्ड जोन, मीडियम हैजर्ड जोन, लो हैजर्ड जोन बनाए जाते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। उसी किस्म का कोई कैटेगराइजेशन का सिस्टम आपको अडॉप्ट करना होगा, अगर अभी तक नहीं किया। और मेरे ख्याल में होगा भी कोई ना कोई ऐसा सिस्टम, क्योंकि मैंने इनकी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स को डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन आई एम श्योर कि होगा कोई सिस्टम। नहीं भी है तो उसको इन्वोक करें। और जब फ्लड हैजर्ड जोन्स मार्क हो जाते हैं तो उसके बीच में आपने उसके बाई लॉज बनाने हैं। ठीक। बाई लॉज में यह है कि डूज एंड डोंट्स, कि हम्म। आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक। जिस जगह पे 20 साल में एक दफा सैलाब आना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस जगह को बिल्कुल छोड़ दें कि 20 साल के बाद सैलाब आएगा। आप उसमें बहुत सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, रिक्रिएशन की, रहने की, कारोबार की, खेती बाड़ी की, और इस तरह की हो सकती हैं। तो उन जोन्स के बीच में आप बाई लॉज बनाएंगे कि मसलन जो यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी वो डबल स्टोरी होगी, बेसमेंट वाटर प्रूफ होगी, या वाटर रेजिस्टेंस होगी, या सबमर्सिबल डिजाइन होगा। ठीक। और ऊपर वाली स्टोरी के ऊपर आपका क्या क्या, मतलब कि आपकी एसेंशियल चीजें होंगी, जहाँ पे किचन होगा, वॉशरूम होगा, ताकि ठीक अगर है, यानी आप प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स की जरूरत है यहाँ जी पर। प्रॉपर बिल्डिंग ठीक कोड्स है, होंगे। और बजाय इसके कि हम इस पानी उतरने के बाद नुकसान का तखमीना लगाकर ग्लोबल कम्युनिटी के पास चले जाएं और उनसे हम जी जी। कहें कि जनाब हमारा 20 अरब और 30 एक चीज अरब। जो बहुत जरूरी है जी, इसमें जो मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो भी बिल्डिंग कोड्स बनते हैं ये कम्युनिटी तक कम्युनिकेट होने चाहिए, कम्युनिटी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। अगर कम्युनिटी को नहीं पता, आपने सब कुछ कर लिया, तो जब सैलाब आएगा तो कम्युनिटी को तो पता ही नहीं कि मैं कौन से हैजर्ड जोन में और मैंने क्या करना है।